हेलो एंड आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी का कल क्लास 10th के लिए ये वीडियो है मेरी, जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास 10th पास की है, जिनका रिजल्ट कल डिक्लेयर हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ कि आप सभी 10th क्लास को पास कर और नई क्लास के लिए तैयार है और आप अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहली जो समस्या हमारे सामने आती है 10th क्लास के बच्चों के लिए कि वो 10th के बाद क्या करें। तो ये वीडियो जो है स्पेशली इसी चीज के लिए है कि हम 10th के बाद अपने भविष्य को किस तरफ लेके जाएं सो दैट जो हम चाहते हैं या हमारे पेरेंट्स हमसे आशा करते हैं हम उनको पूरा कर पाए। साथ ही साथ वो टीचर जो सब हम मिलकर, मैं भी एक टीचर हूं, तो हम सब मिलकर आपको गाइड कर पाए कि आप सही दिशा में आगे बढ़े और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है कि 10th क्लास करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, और जो ऑप्शंस हैं अगर आप स्टडी को फर्दर कंटिन्यू करते हैं तो उस समय आप जब साइड चूज करो तो क्या क्या उन साइड में होता है, क्या क्या स्कोप होती है, मतलब कि आप क्या क्या उनमें आगे अपने कैरियर को एडवांस कर सकते हो, वो सारी चीजें, मतलब कि जितने भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं आफ्टर 10th क्लास, वो सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ, सो दैट आप आगे बढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आखिर तक देखना। आप जरूर ये समझ पाएंगे कि आप सही दिशा को पकड़ पाए, ये आप इस वीडियो के थ्रू प्राप्त कर लेंगे। तो हर एक ऑप्शन की क्या स्कोप है वो इसमें मैं बताऊंगा आपको। साथ ही साथ आप कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिससे आप अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकेंगे। आप अगर फर्दर स्टडी नहीं करना चाहते, मतलब कि 11th-12th नहीं करना चाहते और किसी ट्रेड में जाना चाहते हैं, जैसे ITI होती है, जैसे पॉलिटेक्निक होती है, या डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, तो अगर आप उस तरफ भी जाना चाहते हैं तो आप कैरियर को कैसे सिलेक्ट करें, क्या उस कैरियर की स्कोप है, क्या क्या ऑप्शंस वहां पर अवेलेबल है, वो इस वीडियो के थ्रू मैं आप तक पहुंचाऊंगा। साथ ही आप, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूं, तो मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि जब आप कोई साइड लेते हो तो दिल्ली गवर्नमेंट के क्या क्राइटेरिया है किसी भी साइड को सिलेक्ट करने में, और कौन कौन से सब्जेक्ट वहां पर आपको मिलेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू गाइड करूंगा। मेरा नाम प्रदीप खोकर है और मेरे चैनल का नाम खोकर प्रेजेंटेशन है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आप अपने कैरियर में आगे बढ़ते रहें और मैं आप तक जो भी मेरी गाइडेंस है वो पहुंचाता रहूं। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, और मुझे उम्मीद आप जरूर करोगे। वैसे मैं कॉमर्स का टीचर हूं और 11th-12th में कॉमर्स पढ़ाता हूं, तो कॉमर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो ये चैनल वैसे भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम 95% बच्चों के आ सके। उसके हिसाब से ही मैं अकाउंटेंसी और बिजनेस की वीडियो, मेरी बहुत सारी वीडियो जिनके मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप कॉमर्स साइड में अपना कैरियर और एडवांस कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आप 10th पास करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, मेरी गाइडेंस के साथ, आपके खुद के इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पेरेंट्स की एडवाइस एज वेल एज उनकी जो जो भी आपसे उनकी आशा है, एक्सपेक्टेशन है, उनके साथ उनकी एडवाइस, उनकी एक्सपेक्टेशन, हमारा आपका खुद का इंटरेस्ट और हम जैसे टीचर्स की गाइडेंस, इस बेस पर आप डिसाइड कीजिए कि आपको भविष्य में क्या करना है। तो शुरुआत करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं आफ्टर 10th। तो जब हम देखते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन तो यही होता है कि हम आगे पढ़ाई करें, जो एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है अगर आप अपने कैरियर को और एडवांस लेवल पर, अच्छे लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं। तो एजुकेशन कभी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो कभी वेस्ट नहीं हो सकती। जितना ज्यादा पढ़ेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, पर अभी क्योंकि आप 10th ही पास किए आपने, तो आपके लिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा आपके घर के, मतलब आपके फादर या आपके पेरेंट्स की जो विशेष है या आपका खुद का इंटरेस्ट है, उस बेस पर आप डिसाइड कीजिए। पर फर्दर स्टडी एक अच्छा ऑप्शन माना गया है अभी के लिए। तो अगर आप फर्दर स्टडी डिसाइड करते हो और आप ये डिसाइड करते हो कि मुझे 11th में एडमिशन लेना है, तो फिर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। साइंस,
एक ऑप्शन है, क्योंकि स्ट्रीम अब आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो पहला ऑप्शन साइंस स्ट्रीम है, दूसरा ऑप्शन आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम का है कि आप कॉमर्स से पढ़ाई कर सकते हैं, जिसका मैं टीचर हूं। आप आर्ट साइड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और चौथी साइड जो कम स्कूलों में है दिल्ली में, पर वो वोकेशनल स्ट्रीम भी एक ऑप्शन है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं अगर आप 11th क्लास में या फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, तो ये 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आगे हम इनको डीपली डिस्कस करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको मैं आगे आपके सामने रखूंगा कि क्या क्या इनमें होता है। बट अभी आपके पास और क्या ऑप्शन है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास, भाई कोई भी आप डिप्लोमा कोर्स कर लो, अब चाहे वो पॉलिटेक्निक का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, डिप्लोमा भी कर सकते हो, और उसके बेस पर आप अपने कैरियर को अर्ली स्टेज में अर्निंग में ले जा सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप अर्ली स्टेज में अर्निंग करो, तो ये भी एक आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कोर्स। क्या क्या होते हैं इन डिप्लोमास वगैरह में? कंप्यूटर साइंस में आप डिप्लोमा या इंजीनियर कर सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें डिप्लोमा कर सकते हो, सिविल में डिप्लोमा कर सकते हो, एग्रीकल्चर में डिप्लोमा कर सकते हो, आर्किटेक्चर में डिप्लोमा कर सकते हो, टेक्सटाइल में डिप्लोमा कर सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कर सकते हो, टेलीकम्युनिकेशन में कर सकते हो, बायोमेडिकल और टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी इनमें भी डिप्लोमा अवेलेबल है, और साथ ही साथ फैशन टेक्नोलॉजी। तो ये सारे वो कोर्सेज हैं जो डिप्लोमा में अवेलेबल हैं, और 10th के बाद अवेलेबल है पॉलिटेक्निक के थ्रू या इंजीनियरिंग। पॉलिटेक्निक के थ्रू नहीं ज्यादातर, तो हमारे यहाँ देश में बहुत सारे पॉलिटेक्निक के इंस्टीट्यूट हैं, हर स्टेट में हैं ये इंस्टीट्यूट। तो इनके थ्रू आप इन टेक्निकल फील्ड में जाकर अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि यहाँ अच्छा ऑप्शन नहीं है। 10th में हम सबके पास साइंस होती है, तो इसीलिए हम इन सब कोर्सेज में लगभग एलिजिबल होते हैं। कुछ कोर्स में सर्टेन कंडीशंस होंगी, पर लगभग सबके लिए हम एलिजिबल होते हैं। तो लोग 10th के बाद बच्चे पॉलिटेक्निक के थ्रू जो है अच्छी जॉब को प्राप्त करते हैं। इससे बहुत अच्छी जॉब्स मिलती हैं जिनका कैरियर बहुत ब्राइट है। तो आप देखिए, आपका इंटरेस्ट अगर इस तरफ है तो आप इनमें से कोई भी डिप्लोमा कर अपने कैरियर को और अपनी अर्निंग को बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ डिप्लोमा कोर्सेज थे जो पॉलिटेक्निक के थ्रू या इंजीनियरिंग के थ्रू आपको इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मिलेंगे या पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा मिलेंगे आपको। एक और रह गया था इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, उसमें भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज जिनमें आपको सीधा काम मिलता है, वो चाहे आप बिजनेस के रूप में कर लो या किसी कंपनी में काम कर लो। तो जॉब ओरिएंटेड कोर्स क्या है? जैसे साइबर सिक्योरिटी, आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट। हम सब इस समय इंटरनेट का यूज करते हैं, तो उस इंटरनेट के यूज करने में हमें खतरा रहता है डाटा लीकेज का। तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम एक साइबर एक्सपर्ट के रूप में कहीं पर भी काम कर सकते हैं। बहुत जगह इसमें ऑप्शन आज के समय में अवेलेबल है और भविष्य में भी बहुत होंगे। लड़कियों के लिए ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक एक अच्छी फील्ड होती है जिसमें वो ब्यूटिशियन वगैरह बनकर अपने खुद के बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर सकते हैं। एक एनटीटी होता है जिसका टीचिंग लाइन में जाना है, और जो छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल नर्सरी के, उनको पढ़ाया जाता है, जिसको कहा जाता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। तो आप टीचिंग लाइन में एनटीटी के थ्रू भी एंट्री कर सकते हो और नर्सरी के बच्चों को पढ़ा सकते हो। ऐसे ही मॉन्टेसरी ट्रेनिंग होती है, तो मॉन्टेसरी भी, ये भी लगभग दोनों एक ही फील्ड है, टीचिंग की ये फील्ड है। तो इनके थ्रू आप जो है एक अच्छा शुरू में ऑप्शन प्राप्त कर सकते हो। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, आपको पता है लैब टेक्नोलॉजी में बहुत सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको हम पैरामेडिकल कोर्स के बेस पर भी कहते हैं। तो उनको कर आप उस फील्ड में भी अपने कैरियर को एडवांस लेवल पर ले जा सकते हो। एनिमेशन, आपको पता है आजकल एनिमेशन फिल्म, एनिमेशन सीरीज, चाहे वो छोटे जो है टेलीकास्ट के रूप में हो, एनिमेशन हर प्रकार का चल रहा है। जितनी एडवर्टीजमेंट बनती है सब में एनिमेशन यूज होता है। तो आप एनिमेशन का कोर्स कर इसमें भी अच्छे पैसे कमाने के साधन ढूंढ सकते हो, अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हो। ऐसे ही वेब डिजाइनिंग होता है, जो वेबसाइट वगैरह डिजाइन करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो वेब डिजाइनिंग के थ्रू हम सीखते हैं और अपने कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं। प्रोफेशनल के रूप में कंपनियों में काम कर सकते हैं, इसके थ्रू भी।
इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्सेज होते हैं जिसमें हम जो घर के अंदर की जो इंटीरियर होती है उसको डिजाइन करते हैं, तो ये भी एक अच्छा कोर्स है। 10th के बाद भी अवेलेबल है, 12th के बाद भी अवेलेबल है, ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस समय करें। तो जैसा आपको लगे, आपका इंटरेस्ट है, आपके पेरेंट्स आते हैं उस हिसाब से, और जैसी भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, उन सब चीजों को ध्यान में रख के आप तसल्ली से डिसीजन लीजिए। मैं आपके सिर्फ सामने ऑप्शन रख रहा हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। फिर किसी भी फील्ड को सिलेक्ट कर आप उसके अंदर जब डीपली जाएंगे तो आपको एडिशनल नॉलेज भी वहां पर मिल जाएगी। ऐसे ही ज्वेलरी डिजाइनिंग का भी कोर्स होता है जिसके थ्रू आप ज्वेलरी कंपनी में भी काम कर सकते हो, जितनी ज्वेलरी शॉप्स हैं वहां पर भी आपको अच्छी जो है पोस्ट मिल सकती है। उसी के जैसा फैशन डिजाइनिंग है जो आज के समय में बहुत पॉपुलर है, और एक से एक बड़े फैशन डिजाइनर अवेलेबल है, और आप समझ सकते हैं कि उनकी इनकम कितनी है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है गर्ल्स के लिए भी एज वेल एज बॉयज के लिए। तो ये सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, ये भी लगभग जॉब ओरिएंटेड ही हैं, सारे के सारे ही जो हैं ये भी जॉब ओरिएंटेड हैं, पर इनके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ ज्यादा फॉर्मेलिटीज हैं, यहाँ उतनी फॉर्मेलिटीज नहीं होती, तो ये इजीली हम कर सकते हैं इनको। यहाँ थोड़ा फॉर्मेलिटीज वगैरह हैं, आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, एंट्रेंस टेस्ट वगैरह, उसके थ्रू आप एडमिशन ले पाओगे। तो पॉलिटेक्निक का पूरा एक एडमिशन प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ वो उतना लंबा जो प्रोसीजर है वो नहीं होता, 10th पास होते हैं, कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं और आप इजीली इनमें एडमिशन ले सकते हो। तो इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस यही है, बाकी दोनों ही ऐसे कोर्स हैं जहां पर आपको डायरेक्ट जॉब मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारा इसी जैसा एक और प्रोफेशनल कोर्स जिसके थ्रू हम फिर सीधा डायरेक्ट जॉब पाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो। ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये आपको डिफरेंट कोर्सेज कराता है जिसमें आप स्किल वर्कर बनते हो, स्किल्ड वर्कर बनते हो। अब वो चाहे वो वायरमैन हो, चाहे वो टर्नर हो, चाहे वो फिटर हो, और पेंट टेक्नोलॉजी की फील्ड हो, टूल्स एंड डाई मेकर हो, और प्लम्बर हो। तो ये सब आपको स्किल सिखाएंगे और स्किल के बेस पर आप अपनी अर्निंग को आगे बढ़ाएंगे। और डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब में भी और डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी ये सारी ही पोस्ट्स की लगभग रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको इसके थ्रू आप बिजनेस वाले जो प्लम्बर वगैरह आप इनको जानते हो, फिटर, पेंटर, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन भी होता है, यहाँ पर एक कोर्स शायद मेरे से रह गया, इलेक्ट्रिशियन भी होता है। तो उस इलेक्ट्रिशियन के ये ऐसे कोर्स हैं जो आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप खुद की शॉप खोलना चाहते हो तो इनके थ्रू आप वहां पर भी बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हो। आप जानते हो इनमें से बहुत सारे, पेंटर के पास आपको पता है कितना काम होता है, डाई मेकर वाले के पास कितना काम होता है, ठीक है, फिटर जो होते हैं उनके पास भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। टेक्निकल फील्ड, ये तीनों ऊपर वाले टेक्निकल है, बहुत ज्यादा, नीचे भी टेक्निकल है पर ये सबसे ज्यादा टेक्निकल। गवर्नमेंट जॉब के भी काफी अच्छे ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है। तो आप 10th के बाद क्या क्या कर सकते हो मैंने आपके सामने रख दिया। तो सबसे पहले तो आपको यही डिसाइड करना है कि आप आगे पढ़ना चाहते हो, या आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हो, या आप जॉब ओरिएंटेड कोर्स करना चाहते हो, या आप ITI में एडमिशन लेना चाहते हो। जैसा आपका इंटरेस्ट हो, आप जिसका पढ़ने में इतना मन ना लगता हो, तो वो यहाँ की जगह वो इनमें से भी चूज कर सकता है और काफी रियली में काफी अच्छे पैसे कमा सकता है। तो अब हम आगे चलते हैं। कारपेंटर एक ऑप्शन यहाँ पर और रह गया था इलेक्ट्रिशियन के साथ साथ। तो कारपेंटर में आपको पता है कि आज के समय में कितने पैसे कमाता है, तो ये भी एक ऑप्शन है। अब हम चलते हैं जो हमारा फर्दर स्टडी वाला है, तो उसमें चलते हैं कि हर स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट करें, और स्ट्रीम को सिलेक्ट करने से पहले आप उसमें क्या बनोगे, तो क्या आपके पास स्कोप है उस स्ट्रीम की, वो समझना जरूरी है। तो अब आगे की जो वीडियो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन पर रह जाएगी, फर्दर स्टडी, ठीक है, क्योंकि हम इसी फील्ड में ज्यादा हैं, तो ज्यादा बच्चे भी इसी फील्ड में जाते हैं, तो इसीलिए हमने इसी को फोकस किया है और इसी के बेस पर आपको स्ट्रीम वाइज सारा एनालिसिस या सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो सबसे पहली स्ट्रीम जो हमने वहां पे ली थी वो साइंस थी। तो साइंस में अगर आप करते हो तो आप मेडिकल की फील्ड में जा सकते हो, जहां पर आप MBBS, MD वगैरह जितनी डिग्रीज होती हैं वो प्राप्त करोगे। तो ये आपके पास मेडिकल लाइन का ऑप्शन खुलता है साइंस लेने से। इंजीनियरिंग, आपको पता है BTech, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की बहुत सारी कोर्सेज हैं, तो उनके थ्रू आप इंजीनियरिंग फील्ड में भी जा सकते हैं, जिसको नॉन मेडिकल साइड भी कहते हैं।
फिर फार्मास्यूटिकल है, जो फार्मेसी से संबंधित है, चाहे वो बी फार्मा हो, एम फार्मा हो, मतलब बहुत सारा जो जितनी दवाइयों वाली फील्ड है, अब जिसमें केमिस्ट शॉप भी आती है और बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी आती हैं, उनमें आपके पास अच्छे ऑप्शन होते हैं। टीचिंग एक ऑप्शन है जो हर एक में मिलेगा, आपको किसी भी स्ट्रीम में चले जाओ, अगर आप टीचिंग की तरफ जाना चाहते हो तो आपको आगे स्टडी करनी ही पड़ेगी। टीचिंग जैसा ही एक लाइब्रेरियन होता है जो लाइब्रेरी को हैंडल करता है, वो भी आपके पास ऑप्शन होता है। आईएएस और सिविल सर्विस एग्जाम भी आप दे सकते हो इसमें आगे जाकर। साइंटिस्ट आप बन सकते हो, आपको पता ही है। एनडीए सीडीएस के थ्रू आप टेक्निकल पोस्ट पा सकते हो साइंस से रिलेटेड। एग्रीकल्चर के फील्ड में भी अगर आपने एग्रीकल्चर एज सब्जेक्ट ले लिया तो आप इस फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हो। तो ये मोटे मोटे, देखो मैं यहाँ पर आपको डीपली नहीं बता रहा, डीपली के लिए मैंने वीडियो बनाई है, वो वीडियो मैं आपको लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको शेयर कर दूंगा। तो अगर आप डीपली समझना चाहते हैं कि इनमें कैरियर ऑप्शन आगे क्या है, तो आप मेरे वो वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने कैरियर ऑप्शन तीन साइड लिए हैं, वहां पर मैंने साइंस, कॉमर्स और आर्ट, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। आप उनमें डीप में जाकर भी समझ सकते हो कि इनमें और क्या फंक्शन ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। तो हम दूसरी साइड पर आते हैं जो कॉमर्स है, जिसका मैं टीचर भी हूँ। तो इस साइड में आपको क्या क्या फील्ड होती है, आप सबसे पहले जिसको लेते हैं सबसे पहले वही समझते हैं। उनको बताया भी ये जाता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, जिसको हम सीए के नाम से जानते हो। कंपनी सेक्रेटरी एक पोस्ट होती है उसमें, और एक आईसीडब्ल्यू होता है जिसको कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट कहते हैं। इसमें बड़ी स्कोप है, लोग इसको ज्यादातर भूल जाते हैं, ये भी एक ऑप्शन है यहाँ पर। फिर आप अकाउंटेंट बन सकते हो, 2-3 साल की अपनी अगर अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करो सीए के अंदर, ऑडिटिंग वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह की अगर चीजें सीखो, तो आप इसके थ्रू एक अकाउंटेंट की पोस्ट भी प्राप्त कर सकते हो। आप अपना बिजनेस ओपन कर सकते हो, बिजनेस साइंस वाले भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बिजनेस सबके लिए ऑप्शन होता है। तो कॉमर्स वाले थोड़ा ज्यादा जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। आईएएस का एग्जाम आप यहाँ पर भी दे सकते हो, बैंकिंग लाइन में आप जा सकते हो यहाँ पर। एनडीए सीडीएस, जहाँ लिमिटेड जितना है आपके पास उतना आप इनमें भी जा सकते हो। टीचिंग लाइन एक और ऑप्शन है जो बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो मैं हूँ, जिसको मैं कर रहा हूँ। लाइब्रेरियन भी यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा इन ऑप्शंस के अंदर क्या ऑप्शंस हैं वो मेरी उस वीडियो में जो मैंने कैरियर ऑप्शन ऑफ कॉमर्स साइड के लिए बना रखी है, आप उसके थ्रू देख सकते हो। तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। अगर आपको डीपली स्टडी करना है, पेरेंट्स को डीपली स्टडी करना है, तो वो वहां के थ्रू कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट साइड पर आते हैं जो आर्ट साइड है, जिसको हम ह्यूमैनिटीज भी कहते हैं। तो आप इस साइड में भी आगे बढ़ सकते हैं, ये भी एक अच्छी साइड है, जितनी साइड ये अच्छी है। यहाँ पे आप एमबीए, इसमें भी ऑप्शन है, देखिए आप यहाँ पर भी एक एमबीए ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर भी लिख दूं एमबीए। आज के समय में साइंस वाले लोग, बच्चे भी करते हैं एमबीए। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स हो गया है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो सारे लोग आजकल चाहे किसी भी साइड से बिलोंग करते हो, वो इस कोर्स को जरूर कर रहे हैं। तो आप भी इस कोर्स को आगे कर सकते हो, और इसके थ्रू आप बहुत अच्छी अच्छी टेक्निकल पोस्ट जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है वो प्राप्त कर सकते हो। डीपली मैंने उन वीडियोस में बताया हुआ है कि एमबीए में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। आईएएस यहाँ पर कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप, मैं आपको बताऊं कि ये शायद गवर्नमेंट में सबसे ऊंची पोस्ट है, और अगर आप इसको पाना चाहते हो और देश के विकास में योगदान देना चाहते हो और सिविल सर्विस को क्रैक करना ही आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, तो फिर आप आर्ट साइड ही लीजिए। क्योंकि हमने बहुत देखा है कि साइंस वाले बच्चे भी जब सिविल सर्विस को देते हैं तो वो आर्ट साइड के टॉपिक लेकर जो है अपने पेपर देते हैं। तो ये एक सबसे प्रीमियर पोस्ट है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, और आप पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, ठीक है। तो आप इसको अगर करना चाहते हो क्रैक, तो आप आर्ट साइड पर ही एडमिशन ले और इसी पर अपना पूरा कंसंट्रेशन लगाएं, आप जरूर सक्सेस पाओगे और भविष्य में एक अच्छे आईएएस बनकर उभर कर आओगे। बैंकिंग फील्ड इनके लिए भी अवेलेबल है, एनडीए सीडीएस लिमिटेड जितना भी है उतना अवेलेबल है। टीचिंग लाइन इनकी एक और बेस्ट लाइन है, बहुत बच्चे टीचिंग लाइन में जाते हैं, तो ये एक शायद सबसे एक रेस्पेक्टेड जॉब है। एक आज के समय में अर्निंग भी अच्छी है, रेस्पेक्ट आपको मिलती है, और आप बहुत सारे लोगों को गाइड करते हो भविष्य में। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, तो मेरे लिए शायद इससे अच्छी कोई पोस्ट नहीं होती, बट मैं आपके सामने सारे ऑप्शंस रखूंगा अभी। लाइब्रेरियन भी बन सकते हो, ड्राइंग टीचर होता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आप
जो है डिप्लोमा कोर्सेज या डिग्री कोर्सेज कर कर एक्टर वगैरह, फिल्म लाइन, इसमें भी जा सकते हो। इनमें भी ऑप्शन है, पर लोग ज्यादातर फिर एनएसडी वाले यहीं से ही जाते हैं। होटल मैनेजमेंट, ये होटल मैनेजमेंट कॉमर्स साइड में भी एक ऑप्शन है, तो होटल मैनेजमेंट दोनों में मिलेगा आपको, कॉमर्स में भी, साइंस में भी, इवन साइंस में भी है। ऐसा नहीं है कि होटल मैनेजमेंट जो है साइंस वाले नहीं कर सकते। पर यहाँ मैंने अभी आपके सामने जो मोटे मोटे प्रोफेशन है वो लिए हैं, बाकी मेरी उस वीडियो में सारे ऑप्शन हर एक फील्ड में मैंने अवेलेबल करा रखे हैं। फिर वोकेशनल साइड होती है, जो अपने आप में खुद में एक टेक्निकल साइड होती है, जहां से आप टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ते हो और उनके थ्रू आप जितने भी जैसे भी कोर्स आपने किए हैं, चाहे स्टेनोग्राफी का हो, टाइपराइटर का हो, वेब डिजाइनिंग का हो, ये सारे कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं वोकेशनल में। गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कूलों में अवेलेबल हैं, इनके थ्रू आप वो पर्टिकुलर पोस्ट पा सकते हो जो उस पर्टिकुलर ट्रेड स्पेसिफिक है। साथ ही साथ आप गवर्नमेंट जॉब, आईएएस, सिविल सर्विस, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस, जितना ऑप्शन अवेलेबल है, टीचिंग लाइन, एमएससी वगैरह, होटल मैनेजमेंट वगैरह और ट्रेड स्पेसिफिक जो मैंने आपको बताया था, ये सारे यही ऑप्शंस इनके पास भी अवेलेबल हैं। तो ये साइट्स हैं हमारे पास। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो मेन साइड है, तो हर जगह अगर पूरे इंडिया की बात करें तो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज ही ज्यादा चलती हैं। वोकेशनल बहुत कम है, वोकेशनल ज्यादातर वहीं पहुंच जाते हैं। तो क्योंकि दिल्ली में मैं पढ़ा रहा हूँ तो दिल्ली में सारे ऑप्शन अवेलेबल है, इसलिए मैंने आपके सामने सारे ऑप्शन रख दिए। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि जब हम साइंस लें तो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, इनको हम चूज करें और किस कैरियर में हम जाना चाहते हैं उसके बेस पर हम कौन कौन से सब्जेक्ट लें, जहां पर मैं आपको ये वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सबसे पहले मेन सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो यहाँ पर एक लैंग्वेज लेना जरूरी होता है, इंग्लिश ही ली जाती है। इंग्लिश एक लैंग्वेज के रूप में होता है, वैसे हिंदी भी हो सकता है, पर नॉर्मली ज्यादातर स्कूलों में 99% बच्चे इंग्लिश ही लेते हैं। तो लैंग्वेज के रूप में एक इंग्लिश हमें लेनी होती है, कंपल्सरी सब्जेक्ट है। फिर हमें फिजिक्स सबको मिलेगी साइंस में, चाहे वो कुछ भी करे आगे। ऐसे ही केमिस्ट्री भी सबको मिलेगी, चाहे वो आगे मेडिकल फील्ड में जाए चाहे नॉन मेडिकल फील्ड में जाए। तो ये तो इनके कंपल्सरी सब्जेक्ट है जो इनको लेने ही लेने पड़ते हैं, ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है, अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। फिर अगर आप उसके बाद मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल का मतलब आपको पता ही है कि किसी भी डॉक्टरी लाइन में, जिसको हम एमबीबीएस, वैसे यहाँ पर बीएएमएस भी होता है, बीडीएस भी होता है और बीएचएमएस भी होता है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और डेंटल। ये सारे कोर्स मेडिकल की फील्ड में आते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी और फील्ड है, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, उनके लिए भी मेडिकल फील्ड ही मानी जाती है। तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट होता है वो बायोलॉजी होता है। तो इन तीनों सब्जेक्ट के साथ आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी, अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं। पांचवा सब्जेक्ट और लेना है आपको, क्योंकि 5 हमारे सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें आप कई स्कूल कंप्यूटर साइंस अवेलेबल करा देते हैं, कुछ स्कूल यहाँ पर मैथमेटिक्स का भी ऑप्शन देते हैं, जैसे मेरा स्कूल देता है। और अगर इसके अलावा कई जगह पर हिंदी भी ऑप्शन अवेलेबल है और कई और भी ऑप्शन, जो भी सब्जेक्ट उस पर्टिकुलर स्कूल में एफिलिएटेड है, जो उनको स्कूल में मिला हुआ है सीबीएसई के थ्रू, वो भी आपको दिया जा सकता है। तो बायोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो आपको लेना ही पड़ेगा। अब उसके बाद आप आगे कोई भी चूज कर सकते हो, डिपेंड करता है कि उस स्कूल में कौन से चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल है। तो ये था अगर आप मेडिकल फील्ड में जाएं। अगर आप नॉन मेडिकल में जाते हो तो फिर आपको इंजीनियरिंग, ग्राफिक, क्योंकि इंजीनियरिंग की लाइन में जाना है, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। ये आप ले सकते हो एक तरीके से कंपल्सरी सब्जेक्ट ही मैं तो इसको कहूंगा। 5वें सब्जेक्ट में रूप में आपके पास कंप्यूटर साइंस भी अवेलेबल है, मैथमेटिक्स भी अवेलेबल है और कोई और सब्जेक्ट जो भी वो स्कूल एफिलिएटेड है, जिससे जो स्कूल के पास ऑप्शन अवेलेबल है, वो भी आपको दे सकता है। इवन कई स्कूलों में तो आपको बायोलॉजी और ईडी दोनों एक साथ मिल सकती है। ये उस स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, पर अगर आप नॉन मेडिकल साइंस लाइन में जाना चाहते हैं तो फिर आप इंजीनियरिंग ग्राफिक को एक 4th सब्जेक्ट के रूप में लीजिए और फिर मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस को ले लें। मेरी एडवाइस यही है, बाकी आपको जैसा आपको सही लगता है आप इस तरीके से भी दूसरा सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये मेन सब्जेक्ट है जो आपको साइंस स्ट्रीम में पढ़ने ही पड़ेंगे। अब आते हैं हम कि कॉमर्स स्ट्रीम अगर हम लें तो जो मेरी साइड है मैं इसी को पढ़ाता हूँ, इसके 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे पास हैं मेरे पास। तो कॉमर्स स्ट्रीम में आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, तो आपके पास मेन सब्जेक्ट के रूप में वही इंग्लिश मिलेगी लैंग्वेज के रूप में,
अकाउंटेंसी मिलेगी, मेन सब्जेक्ट है जिसको मैं टीच करता हूँ। साथ में बिजनेस स्टडी भी मिलेगी जिसको भी हम पढ़ाते हैं। दोनों सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं और इन दोनों सब्जेक्ट की वीडियोस आपको मेरे इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो अगर कॉमर्स साइड लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखिए और अपने भविष्य को आगे उज्जवल बनाइए। इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट मेन सब्जेक्ट जो कहलाता है वो इकोनॉमिक्स है, जो आपको नॉर्मली कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में मिलता है। तो ये आप मेन सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने ही चाहिए मेरे साथ। कई जगह पर ऑप्शन अवेलेबल अलग हो सकते हैं, पर मैं तो यही कहूंगा, आपको सजेशन दूंगा कि ये चारों मेन सब्जेक्ट के रूप में आपके पास होने चाहिए। अब डिपेंड ये करता है कि आपके मार्क्स कैसे हैं, उसके बेस पर आपको विद मैथ या कंप्यूटर साइंस मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो अगर वो विद मैथ या कंप्यूटर साइंस है तो आपके पास पांचवा सब्जेक्ट या तो मैथमेटिक्स होगा और या कंप्यूटर साइंस होगा, ठीक है। क्योंकि विद मैथ लेना चाहते हो तो यही दो ऑप्शन आपके पास है, विद मैथ या कंप्यूटर साइंस। तो आप पांचवें सब्जेक्ट के रूप में अगर आपके मैथ में अच्छे मार्क्स हैं तो आप ये दो ऑप्शन ले सकते हो। जो लोग विदाउट मैथ में जाते हैं, जिनके मार्क्स की जो परसेंटेज क्राइटेरिया है, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, वो क्राइटेरिया भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आगे गवर्नमेंट स्कूल के लिए। तो अगर विदाउट मैथ में आपने लिया है तो मैं आपको ये समझा दूं कि ये उतना ही इक्विवेलेंट वैल्यूएबल है जितना विद मैथ है। मैथ का इतना कोई इंपॉर्टेंट हमारे लिए रोल नहीं है, इसीलिए अब सीबीएसई ने भी मैथ दो प्रकार के कर लिए हैं, एक अप्लाइड मैथ है और एक जो है जनरल मैथ है, जैसा आपने इस साल पेपर भी दिए होंगे। तो मैथमेटिक्स लेने के लिए जरूरी नहीं है कि आप अप्लाइड मैथमेटिक्स लो। 11th-12th में भी दो टाइप के मैथमेटिक्स हो गए, तो आप जनरल मैथमेटिक्स लेकर भी मैथ से भी आगे बढ़ सकते हो। और अगर आप मैथ नहीं भी लेते तो कॉमर्स के साइड में फिर भी आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर विदाउट मैथ जाते हो तो आपके पास हिंदी एक लैंग्वेज के रूप में अवेलेबल हो सकता है, या कोई भी अदर सब्जेक्ट जो पर्टिकुलर स्कूल आपको अवेलेबल है उस स्कूल में वो दे सकता है। मेन सब्जेक्ट ये है अगर आपको कॉमर्स साइड पढ़नी है तो। अब आते हैं हम आर्ट साइड में। आर्ट साइड में बहुत ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल होंगे। मेन सब्जेक्ट के रूप में लैंग्वेज होती है, यहाँ पर नॉर्मली दो लैंग्वेज आपको मिलेगी। फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश, सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश और हिंदी, संस्कृत या उर्दू, डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स कैसे हैं। लैंग्वेज कभी कभी ऊपर भी हो जाती है। आप इंग्लिश में अगर 10th क्लास में फेल हैं, अगर आप 10th क्लास में इंग्लिश के सब्जेक्ट में उसको पास नहीं कर पाए तो फिर आपको फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश नहीं मिलेगी, आपको हिंदी मिलेगी। और सेकंड लैंग्वेज के रूप में आपको संस्कृत या उर्दू या और कोई लोकल लैंग्वेज वो मिल सकती है। तो इसलिए दो लैंग्वेज नॉर्मली आर्ट साइड के बच्चे पढ़ते हैं, तो इन्हीं में से वो लैंग्वेजेस होती हैं। फिर एक हिस्ट्री जो लेना चाहिए आपको, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो हिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस भी आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आप टीचिंग लाइन में अगर जाना चाहते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिए। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस अगर सिविल सर्विस की उसमें लाइन जाते हैं तो भी अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री तो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट, तो हिस्ट्री आपके पास जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब ऑप्शंस क्या है और अगर अवेलेबल, आप ऑप्शन ले सकते हो कि इकोनॉमिक्स ले सकते हो या ज्योग्राफी ले सकते हो, दोनों ही टेक्निकल सब्जेक्ट हैं तो आप इनको भी ऑप्शन के रूप में ले सकते हो। इसके अलावा आपके पास सोशियोलॉजी एक ऑप्शन होता है, लड़कियों के लिए होम साइंस एक ऑप्शन होता है, और इसके अलावा कोई भी और सब्जेक्ट भी जो स्कूल के पास अवेलेबल है वो दे सकता है ऑप्शन भी। जब क्योंकि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी हर एक को नहीं मिलेगी, मैथ में आपके नंबर 10th के देखे जाएंगे उसके बेस पर मिलेगा। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आपको इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी नहीं मिलेगी, तो फिर आपके पास ऑप्शन होता है ये वाले, सोशियोलॉजी, होम साइंस या पेंटिंग और या एनी अदर सब्जेक्ट जो वो स्कूल प्रोवाइड कर रहा है। पेंटिंग के साथ फाइन आर्ट भी एक सब्जेक्ट के रूप में अवेलेबल होता है। तो आर्ट स्ट्रीम में आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पाओगे तो इस हिसाब से आप चूज कर लेना। अगर आपको ड्राइंग टीचर बनना है तो पेंटिंग या फाइन आर्ट में आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप होम साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास होम साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल है। तो टीचिंग को जो इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने टीचिंग में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आगे गड़बड़ करते हैं, फिर आप सोचते हो कि मैं उस समय क्यों नहीं ले लिया, तो इसलिए मैंने आपको सारे ऑप्शन दिए हैं। आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हो, आपके पास हिस्ट्री जरूर होनी चाहिए, आपके पास पॉलिटिकल साइंस जरूर होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी में से कुछ भी हो, ज्योग्राफी भी वहां पर कंपल्सरी माना गया है। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस इन दोनों में से कोई दो सब्जेक्ट होना जरूरी होता है। फिर सोशल साइंस के टीचर आप बन सकते हो, लैंग्वेज लोगे तो आप लैंग्वेज के टीचर बन ही सकते हो, और ऑप्शन भी मैंने आपके सामने रख दिए। अब आगे चलते हैं।
और ये देखते हैं कि वोकेशनल स्ट्रीम में क्या होते हैं। वोकेशनल स्ट्रीम में बेसिकली हम ज्यादा सब्जेक्ट नहीं होते, वो डिपेंड करता है कि उस स्कूल के पास वोकेशनल में क्या है। लैंग्वेज जरूर होगी, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज के रूप में हो सकता है, हिंदी दूसरी लैंग्वेज हो सकती है। कई स्कूल बिजनेस स्टडी प्रोवाइड कर रहे हैं, टाइप राइटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टेनोग्राफी प्रोवाइड कर रहे हैं, वेब डिजाइनिंग दे रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में, और कोई भी सब्जेक्ट जो उनके पास एफिलिएटेड है, सीबीएसई से उन्होंने उसको एफिलिएशन ले रखा है, वो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। टेक्निकल लैंग्वेज लाइन है, तो आप वही आपको चूज करने पड़ेंगे जो उस स्कूल के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन बी में जो यहाँ नहीं लिखे, जैसे वेब डिजाइनिंग आज के समय में चल रहा है, ठीक है, और बहुत सारे हैं जो कोर्सेज हैं जिनके बारे में मैं उन सब्जेक्ट के रूप में उनको इतना नहीं जानता, पर टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, तो जो वो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं जो उस स्कूल के पास अवेलेबल हैं, आप जाकर वहां देख सकते हैं और उन सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं अगर आप उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट उस स्कूल के पास अवेलेबल है, आप वोकेशनल साइड में वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। यहाँ मैंने आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दिया कि क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप जाकर ले सकते हो। अब हम चलते हैं कि परसेंटेज रिक्वायरमेंट क्या है अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में लेना चाहते हो। लास्ट ईयर के बेस पर ये वीडियो है। तो साइंस स्ट्रीम में लास्ट ईयर पर एडमिशन जो हुए थे वो इस तरीके से हुए थे कि अगर आप साइंस विद मैथ लेते हो, जहां पर आप मैथ एक ऑप्शन के रूप में लेते हो, नॉर्मली जो मेडिकल वाले बच्चे होते हैं वो मैथ नहीं लेते, पर कई स्कूलों में ऑप्शन अवेलेबल होते नहीं है, तो वहाँ मैथ लेना ही पड़ता है। तो साइंस अगर आप मैथ के साथ ले रहे हो तो ऑप्शन ये है कि आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 55% होनी चाहिए। ठीक है, रिजल्ट जो आया आपका 5 सब्जेक्ट का वो 55% होना चाहिए। कुछ सब्जेक्ट में परसेंटेज होनी चाहिए, इंग्लिश में 50% होनी चाहिए, मैथ में 50% होनी चाहिए, और नेचुरल साइंस में 50% होनी चाहिए। तो इन 3 सब्जेक्ट में भी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ ही साथ आपके टोटल मार्क्स 55% होने चाहिए। ये है साइंस विद मैथ। अब अगर साइंस विदाउट मैथ की बात करें तो एग्रीगेट अभी भी वही रहा कि 55% ही लाना है, बट अब मैथ चेंज हो जाएगा। इंग्लिश में 50%, मैथ में 40% पर पहुंच गई बात। तो इसीलिए ये कि जो अगर मार्क्स नहीं है मैथ में 50% तो आपको फिर मैथ नहीं मिलेगा, और साइंस के अंदर भी 50%। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन है अगर साइंस विदाउट मैथ आप लेते हो तो। फिर आती है कॉमर्स साइड। कॉमर्स स्ट्रीम में क्या ऑप्शन है कि विद मैथ अगर आप लेना चाहते हो तो फिर आपकी एग्रीगेट मतलब कि टोटल परसेंटेज 50% होनी चाहिए। सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट वहां पर लिए जाते हैं, तीनों में एक साथ दिखा दूं पहले आपको, फिर बताऊंगा। इंग्लिश में 45% होनी चाहिए, मैथ में 50 ध्यान देना है, और सोशल साइंस में 45। इन चीजों को आप नोट कर लो, हर गवर्नमेंट स्कूल में यही मिलेगा आपको। तो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में चले जाना, जो एडमिशन के क्राइटेरिया है कि आपको दिल्ली का रेजिडेंट होना चाहिए, आपके पास बैंक अकाउंट ओपन हो, आपके पास आधार कार्ड हो, तो वो तो ही है। उसके साथ ये परसेंटेज मायने रखती है, तो इनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। कॉमर्स विदाउट मैथ की बात अगर हम करें तो एग्रीगेट अभी भी 50% ही है। आपको टोटल मार्क्स जो है आपके 50% जरूर आने चाहिए। अब मैथ रिप्लेस हो जाएगा विदाउट मैथ के अंदर, तो इंग्लिश होगी या हिंदी होगी, दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, और साथ ही साथ सोशल साइंस के अंदर भी आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। तो ये कॉमर्स विदाउट मैथ के लिए है। कॉमर्स की वैल्यू इतनी ही है, चाहे विद मैथ कर लीजिए चाहे विदाउट मैथ कर लीजिए, क्योंकि हमारे जो मेन सब्जेक्ट हैं वो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी है, तो उसमें मैथ इतना ज्यादा यूज नहीं होता। तो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी पर आपको फोकस करना है, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स पर भी। अब आती है हमारी आर्ट साइड। तो आर्ट साइड के लिए कुछ ज्यादा रूल नहीं है दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स की बात अगर हम करें तो स्टूडेंट जो है पास डिक्लेयर होना चाहिए, मतलब 33% उसके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ वो जो है अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है एज ए सब्जेक्ट तो उसके कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ अगर वो मैथ लेना चाहता है, अब वो बहुत कम होता है, तो इकोनॉमिक्स अगर आपको एज सब्जेक्ट के रूप में आर्ट साइड में पढ़नी है तो आपके कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप मैथ लेना चाहते हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। नॉर्मली हमारे स्कूल्स में इतना अवेलेबल नहीं होता। तो इकोनॉमिक्स के लिए या ज्योग्राफी के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका एग्रीगेट जो है वो कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। ये आर्ट साइड के थे। वोकेशनल के लिए भी बिल्कुल सेम चलेंगे कि आप डिक्लेयर हो के पास हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर इकोनॉमिक्स लेना चाहते हो तो 45% एग्रीगेट हो, मैथ लेना चाहते हो तो 50% एग्रीगेट हो। तो इन दोनों के रूल्स एक जैसे ही हैं। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि अगर
हमारे स्कूल हैं आरपीवी के, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय। इन स्कूल में एडमिशन जो मिलता है वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ही मिलता है। अभी तक प्राइवेट स्कूल के बच्चों को यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता। आपको कम से कम 2 साल गवर्नमेंट स्कूल में दिल्ली के पढ़े हुए होना चाहिए। तो यहाँ भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बहुत बच्चे जाना चाहते हैं। आरपी के लिए परसेंटेज की क्या क्राइटेरिया है वो मैं आपके सामने रखा हूँ। सबसे पहले साइंस के, तो साइंस में बच्चा जो है क्लास 10th में एंट्रेंस जब ही दे सकता है जब उसने 2 साल गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की हो, तो उसको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा परसेंटेज के साथ। तो यहाँ पर आपको एक टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा और मेरिट लगेगी, उसके बेस पर आपका एडमिशन होगा। टेस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है कि आपके मैथ में 71% हो, साइंस में 71% हो, इंग्लिश में 61% हो, और जो बाकी 2 सब्जेक्ट बचे उनमें आपके 41% हो। 5 सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो 5 सब्जेक्ट के ये नंबर हो और इसी के बेस पर आपकी एग्रीगेट अपने आप लग जाती है। तो आपको मिनिमम इतने % हर सब्जेक्ट में नंबर होने चाहिए जब आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। आप एंट्रेंस टेस्ट दोगे, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, उसके हिसाब से आपको आरपीवी स्कूल अलॉट होगा। अगर कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो फिर वही बात है कि 2 साल पढ़ा होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल में, एंट्रेंस टेस्ट देना है तो ये एलिजिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। मैथ में 61% हो, सोशल साइंस में भी 61% हो, इंग्लिश में 51% हो, और जो बाकी 2 सब्जेक्ट बचते हैं उसमें 41%। तो ये हमारे कॉमर्स स्ट्रीम के लिए एलिजिबिलिटी थी आरपीवी के अंदर। अब हम बात करते हैं आरपीवी में आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में। तो आर्ट्स स्ट्रीम में भी वही है कि ह्यूमैनिटीज अगर आप लेना चाहते हो, आर्ट साइड आप लेना चाहते हो, तो आपको एंट्रेंस टेस्ट अभी भी देना पड़ेगा। सब साइड्स के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना ही पड़ेगा। परसेंटेज जो है 51% होना चाहिए 5 सब्जेक्ट का एग्रीगेट 10th क्लास के अंदर। एडिशनल सब्जेक्ट उसमें काउंट नहीं होगा। इन एडिशन टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी कि आपके 57% मार्क्स जो हैं एग्रीगेट होने चाहिए एडिशनल सब्जेक्ट को छोड़कर। तो इकोनॉमिक्स अगर आप लेना चाहते हो तो आपको क्लास 10th में कम से कम 57% एग्रीगेट आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया थे। इसके बेस पर आरपीवी में आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए डिफरेंट साइड में एलिजिबल होते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपके सामने वो सारे ऑप्शन रखे कि आप 10th के बाद क्या कर सकते हो। आप अगर फर्दर स्टडी करोगे तो उसमें आपको क्या करना है, साथ ही साथ किस साइड में आप क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हो और उन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को जो डिफरेंट जॉब्स हैं उसके बेस पर आपको कैसे चूज करना है। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या परसेंटेज क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बताया। मैं लेक्चरर कॉमर्स हूँ। कॉमर्स की वीडियो इस चैनल पर बहुत सारी अवेलेबल है। आप बीबीए एमबीए की फील्ड में अगर जाना चाहते हो तो बिजनेस स्टडी की वीडियो जरूर देखें। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। बेल आइकन को प्रेस कर दो, लाइक करना वीडियो को, कमेंट, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में और टीचर्स प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों तक इनको पहुंचाएं, जिससे 10th के बाद उनमें कंफ्यूजन का जो है हम कंफ्यूजन को दूर कर सकें। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।